एवरीवन और आज आपका स्वागत है सैंपल पेपर सेट वन देखने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग सैंपल पेपर देखने वाले हैं इसका। जो भी लास्ट आने वाला एग्जाम है और ये लगभग लगभग वैसा ही आने वाला है। अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, सो कुछ परसेंटेज मैच भी कर जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट आगे, क्योंकि डिप्लोमा का एग्जाम जो होता है वो उतना टफ होता नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर चाहे तो एक दिन पहले भी पढ़ के अच्छे खासे नंबर उठा सकता है। बस पढ़ने वाला वो होना चाहिए कि कम से कम एक दो दिन भी पहले पढ़ ले। ठीक है, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हमें में, तो मैंने देखा हुआ है। ठीक है, और ये आसान है। सो स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज क्या है क्वेश्चन और क्या करना। तो सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। ये सैंपल पेपर वन है और इसके जैसे ही टू और थ्री भी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैं सॉल्व करके आप लोग को बता दे रहा हूँ, मतलब कि कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे करना है। ये है सबसे पहले, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो अटेम्प्ट करना ही रहता है सभी को। तो ये क्या बोल रहा है कि प्राइमरी बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोल रहा है। ठीक है, वो प्राइमरी बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? तो आप लोग देख सकते हो कि इंक्रीज पेपर वर्क, पेपर वर्क बढ़ा देना वो है इसका, क्या कहते हैं, प्राइमरी बेनिफिट, मतलब कि और काम बढ़ा देना नहीं। तो इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये थोड़ा सुनने में ठीक लग रहा है। बाकी और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। डिलेड प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, तो भाई डिले होगा तो किस ये बेनिफिट कैसे हो गया? रिड्यूस टीम कोलेबरेशन, भाई टीम कोलेबरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर में देखे हैं, मैंने जो बताया है उसमें टीम कोलेबरेशन हर लेक्चर में बताया गया है और ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो रिड्यूस टीम कोलेबरेशन, ये तो मीन्स यहाँ पे एक ही ऑप्शन हम लोगों को सही लग रहा है, ये भी इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सही है और ये अगर गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, कि आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और आप सही से जान पाओ कि हाँ चलो ये ऐसा होता है, और खुद से आप अटेंड कर पाओ अगर थोड़ा घुमा के भी पूछा जाए तो। उसके बाद बोल रहा है द फर्स्ट फेज ऑफ ए, अच्छा रुको मैं ठीक घुमाते चल रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक तो अच्छा नहीं लगता पहले। ठीक है, द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। देखो, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन छोड़ दो तो क्या क्या होते हैं, अगर आप लोग दोहराना चाहते हैं तो दोहरा सकते हो मेरे साथ। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, और देखा जाता है, फिजिबिलिटी टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है, कि वो सही है कि नहीं। दूसरा होता है प्लानिंग, कि अब उसको प्लान किया जाता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, मतलब कि क्या आइडिया होना चाहिए जो हम लोग का, क्या स्टेप होना चाहिए, कितने टीम में होना चाहिए, टाइमलाइन डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है एग्जीक्यूशन पार्ट, इसमें रियल हम लोग काम करते हैं। जैसे अगर स्कूल बनाना है तो ईटा पत्थर लेकर के हम लोग तैयार हो जाते हैं, जो कि ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लोग उसको बनाने लगते हैं। और अगर प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा होता है हम लोगों का मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, उसमें हम लोग को देखना रहता है कि हाँ, प्रोजेक्ट जो है हम लोगों का सही से चल रहा है या नहीं। उसका बार बार मॉनिटर करना पड़ता है कुछ इंटरवल टाइम में, कि एक सप्ताह बाद हम लोग जाकर के देख रहे हैं कि हम लोग अपने से काम मतलब चल रहा है कि नहीं, कोड वगैरह सही से लिखा जा रहा है या नहीं। अगर स्कूल में आप लोगों को 2 रूम बनाना था, इन्होंने 3 रूम बना दिया है, मतलब कॉम्पैक्ट करके बहुत स्टूडेंट वगैरह के, वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बार बार मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे कुछ बिल्डिंग विल्डिंग वगैरह बनता है, घर वगैरह बनता है, तो क्या होता है, हम लोग शाम के शाम जाते हैं, कभी भी सुबह चले गए, कभी शाम चले गए, मतलब मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई सब सही तो हो रहा है, काम की गलत तो नहीं हो रहा है। और पांचवा काम होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, तो वही। ठीक है, तो ये पांचों होते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ये आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट फेज क्या था यहाँ पे, हम लोगों ने क्या बात किया, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और इनिशिएशन भी बोल सकते हैं उसको। ये देखिए, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं, व्हाट डज ए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान प्राइमरली क्या है, इंक्लूड। ठीक है, तो ये जो है क्या बताता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, देखो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप होता है जिसमें सारा प्लान रहता है। ठीक है, मतलब आगे पीछे क्या होने वाला है सब कुछ, समझ रहे हो, टाइमिंग क्या है उसका, मतलब कैसे एग्जीक्यूट होगा या कि कितने टाइम इंटरवल पर क्या होगा, वैसे सब कुछ। तो एक बार देख लेते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखो, ये भी रहता है उसमें, लेकिन ये बोल रहा है प्राइमरीली इंक्लूड। ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ करता है। और सेकंड क्या है, बी एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजीज एंड टाइमलाइन। देखो, जो भी इसमें हम लोग को ऑप्शन दिया गया है ABCD, तो उन सब में क्या है कि सब के सब इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी,
मेथोडोलॉजी बोल रहा है, ठीक है? मतलब कि जो भी ये है ना तीनों, इसमें इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक है? ये कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है, जैसे ऑफिस लेआउट, भाई ऑफिस लेआउट तो रहता ही है, ठीक है? कि क्या है क्या नहीं है। बाकी एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये भी इसमें रहता है, ठीक है? कि बेनिफिट में क्या है। लेकिन हम लोग को प्राइमरली यहाँ पे क्या रहता है इंक्लूड, ये बी एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी एंड टाइमलाइंस। क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, नहीं, ये बोल रहा है मेथोडोलॉजी, मतलब कि सारे के सारे टाइम इसमें इंक्लूड कर दिया गया, तो हम लोग इसको दिखा रहे हैं, ठीक है? तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करने की टेक्निक थी, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे माइलस्टोन सेटिंग इसमें होता है तो हम मानते हैं, ठीक है, वैसा कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर एफिशिएंट शेड्यूलिंग बोल रहा है। तो हाँ, ये भी हो सकता है, मतलब कि एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया जाता है, ये शॉर्ट एनालिसिस इसमें भी होता है, मतलब कि टाइमलाइन फिक्स हो जाएगा, इसमें भी प्रॉपर करना रहता है, ठीक है? बट क्रैशिंग क्रैशिंग आप लोग जानते हो, मैंने एक लेक्चर में डिस्कस भी किया था क्रैशिंग के बारे में। तो इसमें ना खुद के एंड से आपको पैसा ज्यादा लगा करके, रिसोर्सेज ज्यादा लगा करके जल्दी पीरियड कंप्लीट करना रहता है, ठीक है? उसी को क्रैशिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बोलता है स्प्लिटिंग द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ये क्रैशिंग होगा, क्योंकि जितना पीरियड का टाइमलाइन होता है ना, उससे जल्दी करने के लिए हमको क्रैशिंग यूज किया जाता है, हम लोग अपने एंड से रिसोर्सेज लगा देते हैं। इसलिए क्रैशिंग यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है? उसके बाद अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवलपिंग टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स इज, तो past experiences, work package, task analysis, time and motion stories. चलो, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट का बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो देखो, अगर ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवलपिंग टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स दिस, मतलब बोला जा रहा है एस्टिमेट बनाने के लिए टाइम एंड कॉस्ट का सबसे बेस्ट क्या होगा, ठीक है? तो देखो, पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे पहला ऑप्शन है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है टाइम एंड कॉस्ट का, मतलब कि आपको सही से जानकारी देने के लिए, ठीक है? पहले वाले प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस फ्यूचर एस्टिमेट बनाने में हेल्प करता ही है, समझ रहे हो? इसलिए हम लोग का option यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस लिए, बाकी भी फिर वर्क पैकेजेस, ठीक है? वर्क पैकेजेस लोग समझ जाओगे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप लोग ये देख सकते हो कि टाइम एंड कॉस्ट आप लोग के सही से इसमें यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्यादा भारी, मतलब ऑप्शन देखो आपको सही भी दिख सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा भारी रहता है, या ऐसा कहे कि ज्यादा करेक्ट रहता है, उसी को मानना रहता है, ठीक है? टास्क एनालिसिस होगा, पर टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट इसमें प्रॉपर नहीं बन पाएगा, टाइम एंड कॉस्ट स्टडीज ये भी हो जाएगा, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस जो आपको बता पाएगा ना, वो ये सब नहीं बता पाएगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, विच डिजिटल टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन स्मार्ट सिटीज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? क्या है भाई, देख लेते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो स्मार्ट सिटीज में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या करेंगे भाई, मतलब बताओ, कौन सी बात है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मतलब रहता है, लेकिन कॉमनली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लैपटॉप वगैरह में रहता है, मोबाइल वगैरह में रहता है ना, तो स्मार्ट सिटी में तो इतना कुछ खास रहता नहीं है, मतलब क्यों इसको ऑप्शन मिलता है? अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये थोड़ी सी लग रहा है कि भाई ट्रैफिक सिस्टम होगा, फिजिकल डिवाइस, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके वो अपने खुद से सोच पा रहा है या खुद से कर पा रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा लग रहा है स्ट्रीट स्ट्रीट क्लोज। भाई मतलब इसमें क्या तरीका होता है स्मार्ट सिटी, मतलब समझ रहे हो? स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम होना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट सिस्टम होना चाहिए, ईमेल सर्वर्स होता है लेकिन अंदर में, ऐसा मतलब कि यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आईओटी आईओटी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का डेफिनेशन ही होता है सभी से स्मार्ट है, ठीक है? स्मार्ट मतलब है कि सब कनेक्टेड इंटरनेट। तो वैसे में तो आईओटी ये बस एक फिजिकल डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, इंटरनेट सिस्टम है, वो क्रिएट्स द प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम कौन आता है भाई? फैक्ट्री मैनेजर को क्या काम है भाई उनके आपसे कि क्यों उसको उस फैक्ट्री देखिए मतलब मैनेज करना चाहता है कि क्या काम सही से चल रहा है या नहीं, ठीक है? फैक्ट्री मॉनिटर करना कि अगर नहीं चल रही तो दिखाना, ठीक है? ऑपरेशन मैनेजर देखना है कि जो काम आपको दिया गया है वो सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है? फैक्ट्री मैनेजर ओवरऑल देखना, ऑपरेशन मैनेजर देखता है कि कोई सा काम का प्रोसेस है वो सही से चल रहा है नहीं। परचेस मैनेजर क्या देखता है भाई, कि परचेस मैनेजर देखता है कि इस जो काम हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे वो सब सही है कि नहीं, लेकिन लेकिन यहाँ पे आगे देख प्रोजेक्ट मैनेजर,
तो ये बहुत लोग तुक्का भी मार देंगे, लेकिन हाँ यही सही है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो रहता है ना, वो डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा बस। ओके, चलो आगे का देख लेते हैं। उसके बाद है, क्या बोल रहे हैं, आउटलाइन द रोल एंड स्कोप ऑफ a प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाट आर द यूनिक स्किल्स दैट अ प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट possess। तो रोल्स एंड स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर बोल, ठीक है। वो आंसर स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो रहता है ना, वो एक पर्सन रहता है, वो प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, लीड करता है एंड कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट को। समझे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक पर्सन रहता है जो प्लान करता है, ठीक है, कि हम लोग का क्या प्रोजेक्ट रहेगा, उसको ऑर्गेनाइज करता है, समझ रहे हो, लीड करता है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, लीडरशिप वही रहता है, ठीक है। और कंट्रोल करता है ओवरऑल प्रोजेक्ट, समझ रहे हो। तो ये इस आंसर को ऐसे ही अप्रोच करके पहले डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद आप लोग इसका रोल्स लिख सकते हो, लाइक प्लानिंग, टीम मैनेजमेंट, बजट कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, मैंने बहुत धीरे बोला, थोड़ा पीछे करके आराम से सुन भी सकते हो उसको। तो ये सब पॉइंट्स जो है हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसका स्किल्स लिख सकते हैं कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर की, समझ लो। तो स्किल्स में क्या क्या हो सकता है भाई, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए कि कम्युनिकेट कर पाए, डिसीजन मेकिंग उसके सही होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोग दे सकते हो कि वेबसाइट प्रोजेक्ट में क्या होता है, मैनेजर डेवलपर डिजाइन और टेस्टर को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। उसको मतलब कि मॉनिटर करता है और कंट्रोल में वही चाहता है कि देखता है कि इस काम से हो रहा है नहीं। और सबसे जो काम तुम्हारा रहता है या उसको मना करना रहता है, मतलब सारा काम जो ओवरऑल हैंडल करता है ना, मैनेजर के सर पे होता है। हम थोड़ा बहुत सब लोग करते हैं, लेकिन मैनेजर जो रहता है उसको ओवरऑल देखना पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अब बी में क्या है कि व्हाट इज द मेन ऑब्स्टेकल्स इन, बस हम लोग को यही लिखना है, ठीक है। रोल एंड स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका यूनिक स्किल्स, यहाँ स्किल्स इसका लिखना है प्रोजेक्ट मैनेजर का, बस। स्किल लिखना है, रोल लिखना है, बस काम खत्म। व्हाट आर द मेन ऑब्स्टेकल्स इन इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप लोगों ने सही से प्लान नहीं किया तो वो भी एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर टीम में ना हो तो वो भी एक ऑब्स्टेकल है। बजट अगर शॉर्टेज हो जाए तो वो भी ऑब्स्टेकल है। मतलब कि अगर आपको पैसा दिया गया है 20 रुपए और आप काम कर रहे हो 30 रुपए का, तो 10 रुपए अपनी जेब पे लगाना होगा ना। तो बजट शॉर्टेज हो जाए तो वो भी एक ऑब्स्टेकल है। रिसोर्स शॉर्टेज, अगर जितना आपको रिसोर्स लगाना चाहिए, ये एक मान के चलो कि आपके आपको कोई वेबसाइट बनाना है, ठीक है। आपको होस्ट करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है, लाइक 1500 या 2000 भी नहीं है आपके पास कि आप उसको होस्ट कर सको अपने वेबसाइट को। वैसे ना इंग्लिश मतलब क्या, google.com ऐसा कुछ, मतलब आपका कनेक्ट कर पा रहे हो। होस्ट होस्ट मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे डिप्लोमा का डॉट इन है, ठीक है, तो उसको होस्ट करने के लिए डोमेन लेना पड़ता है, डिप्लोमा डॉट इन। तो वो सब लेने के लिए पैसे लगते हैं, अगर आपके पास है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिसोर्स शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है। वो पैसे भी इसी के अंदर आते हैं, रिसोर्स शॉर्टेज, तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे। देखो ऐसा पॉइंट्स बढ़ा के लिखोगे ना तो काम अच्छा होगा, ठीक है। जैसे बजट शॉर्टेज, उसका रिसोर्स शॉर्टेज, उसका क्या है, स्कोप चेंजेस, जैसे कि मान के चलो कि आप लोग काम कर रहे हो, स्कूल बनाना था, बोल रहे हैं अगले दिन से होटल बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्कोप अगर चेंज हो जाए उसका कि ऐसा ये नहीं करना वो करना है, तो वो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाए तो अलग दिक्कत है। आप लोग को आज वेबसाइट बनाना था और आपका लैपटॉप ही खराब है, आपके पास एक ही लैपटॉप है, वो और टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब ऑब्स्टेकल्स में आते हैं। ये सब मैंने कर दिया है पिछले लेक्चर से। आप मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है या इसमें क्या लिखना रहता है, ठीक है। ये सब आप खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये कि आप इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको वैसा, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल्स में हो गया। उसके बाद एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, अच्छा हाउ टू ओवरकम भी है ना इसमें, ओवरकम इसको कैसे करना रहता है। तो देखो, प्लानिंग पुअर हो तो क्या करना होता है, प्रॉपर प्लानिंग। अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो क्या करना रहता है, मीटिंग मीटिंग करना रहता है एक दूसरे से, ठीक है। रेगुलर मीटिंग अटेंड करवा सकते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या वर्चुअल हो, अगर वैसा काम हो रहा है तो। उसके बाद अगर बहुत सारा रिस्क आ रहा है इसमें कि बजट का ये वो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं,
और दूसरा दूसरा काम कर सकते हैं, बजट मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि मतलब पैसे कहाँ ज्यादा खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है। उसके बाद टीम कोऑर्डिनेशन तो मैंने बता ही दिया, लेकिन आप वो भी पॉइंट बढ़ाने के लिए लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट हो सकता है कि मटेरियल लेट आने पर क्या होता है कि शेड्यूल अपडेट करना होता है उसको। जैसे कि आज स्कूल का कंस्ट्रक्शन था, ढलाई समझते हो, तो सीमेंट वगैरह आया ही नहीं, मतलब कहाँ से होगा, ठीक है, तो वो डिले हो गए। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो शिकायत, ठीक है, कि मतलब जो उसका शेड्यूल जो है ना, हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। बाकी आगे देखते हैं। ये क्या है, मेन स्टेप्स, ठीक है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ना, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखना क्या है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये देखो कि मैं उसका पॉइंट लिख रहा हूँ, लाइक इसमें ऑब्स्टेकल्स वो लिखा, दूसरा पॉइंट बोल रहा था कि हाउ टू ओवरकम, ठीक है, तो वो लिख दिया। उसके बाद एक एग्जांपल लिख दिया कि मटेरियल, जैसे प्रॉब्लम क्या था मेरे शॉपिकल की, प्लानिंग वगैरह पूरा हो गया, ओवरकम कैसे करना उसको, प्लानिंग। एग्जाम्पल क्या था कि मटेरियल लेट आया, तो देख रहा है एग्जाम्पल भी दिया। अगर इसमें आपको फुल में फुल चाहिए, ठीक है, साथ में साथ चाहिए, तो देखो, जेओटी का पेपर क्या रहता है, कंटेंट प्लस क्वालिटी, या आप ऐसे बोल सकते हैं ये क्वालिटी विद क्वांटिटी, समझ रहे हो। एक क्वालिटी आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, कुछ भी अल्ला फल्ला लिखने से आपको नंबर नहीं आते हैं, जैसे कि आप लोग सुनते हो कि पेपर पढ़ देने से एकदम नहीं, ठीक है। तो क्वालिटी रहना ही चाहिए, और ऐसा बात भी नहीं है कि आप 2 पेज में आप लिख करके आ जाओ आपको नंबर मिलेंगे, नहीं। तो क्वांटिटी भी रहना चाहिए, समझ लो। तो आपने मेन ऑब्स्टेकल लिखा, हाउ टू ओवरकम लिखा, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख दो। पुअर प्लानिंग मतलब क्या, ये फेल टू प्लान वेल, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब कि एक छोटा सा शॉर्ट पॉइंट लिख दो नीचे करके, तो उसका स्पेस बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। वैसा काम करें तो स्पेस बढ़ेगा। उसके बाद फिर जो भी आप लोग लिखते हो ना पॉइंट, उसको थोड़ा सा एक वर्ड एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, 1-2 लाइन में, तो बस अपना पॉइंट बढ़ जाएगा। तो 2-3 पेज कवर आराम से हो जाएंगे। और लास्ट में है ना, जो एक फिगर बना दो, जैसे पुअर प्लानिंग है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको गोल गोल करके वो बना दो कि मेन ऑब्स्टेकल्स में, समझ रहे हो। उनको मैं बताता हूँ ऐसे, ये देखो, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। देखो मैंने ना डिप्लोमा में ऐसे ही किया था, ठीक है, नंबर नहीं आ रहे ऐसे ही। ये ये ऐसे किया, यहाँ पे लिख दो कि मेन ऑब्स्टेकल्स क्या थे। यहाँ पे तो तेरे को भाई सही से आ नहीं था, तो नहीं पढ़ा। लेकिन आप लोग समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेन ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, मेन ऑब्स्टेकल्स ये है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये लिख दो कि क्या है, जैसे पुअर प्लानिंग है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ऐसे काम चलता है कि यहाँ पे कुछ लिख दिए, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ लिख दिए। तो जो आपने डिफिनेशन में लिखा है ना, उसको 3 सारे पॉइंट नहीं लिखना है, वरना वो भी समझ जाएगा कि ये पागल ना हो। कुछ हल्का सा पुअर प्लानिंग है, या वैसा है कि रिसोर्स शॉर्टेज है, तो आप बोल दो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स, मतलब कुछ अलग करके यहाँ पे लिख दो। समझ रहे हो, ऐसे क्लियर बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर आपको बैठे बैठे मिलेंगे, ठीक है। इसके गिफ्ट होते फ्री के नंबर कैसे उठाना है, वो भाई यही करना रहता है डिप्लोमा में, ठीक है, अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, यही सब ट्रिक्स है, वो सब कहीं और नहीं बताएगा। हमने बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कैसे पास हो, ठीक है। तो आप लोग जो कहिए, लेकिन आप लोगों को मजा आ जाएगा इसके बाद, अगर एग्जाम में आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल विद द हेल्प ऑफ ए नीड ऑफ, देखो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का कंप्लीट जर्नी इसमें लिखना है कि स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है। जो भी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि इनिशियलाइजेशन से लेकर के क्लोजिंग तक सारा लिखना पड़ता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हो गया, प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, मॉनिटरिंग कंट्रोल हो गया, क्लोजिंग हो गया। और इसमें नंबर उठाने के लिए डायग्राम मैं बता चुका हूँ कैसे करना है, वैसे ही आप इसमें लाइन बाय लाइन कर सकते हैं, ऊपर फिर एरो दे करके नीचे वैसा करके। तो हर प्रोजेक्ट का जो आप लोग फेज लिखेंगे, तो उसमें एक लाइन एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि वेटेज बढ़ा देगा, ठीक है। लाइक इनिशियलाइजेशन है तो आओ, फाइंडिंग एन आइडिया, चेक फिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे तो हिंट दे दिया गया था एमसीक्यू में ही, आप लोग देख सकते हैं ना, ऊपर में था ना 4 फेज लिखा हुआ था, इनिशियलाइजेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग इसमें है नहीं, उसके बाद फिर क्लोजिंग।
ठीक है, तो ऐसे हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, है, क्योंकि 5 पॉइंट्स होते पता तो होना चाहिए ना। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान डिस्कस इट्स एसेंशियल कंपोनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस। देखो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ एमसीक्यू में, कि एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो सारा चीज बताता है कि प्रोजेक्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा। तो इसका कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, वर्क प्लान के वर्क स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसे काम करेगा, टाइमलाइन के कितना समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, रिसोर्स कितना लगेगा, समझ रहे हो, बजट क्या होना चाहिए, पैसे पैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या बोला मैंने, बजट, रिसोर्स, टाइमलाइन, प्लान। कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए, कैसे कैसे कम्युनिकेशन होगा, जैसे मीटिंग शेड्यूल करना, ठीक है, रिस्क प्लान करना कि रिस्क क्या आ सकता है, फिर उसका हम लोगों ने क्या उपाय किया है, वो सब इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ठीक है, क्लियर डायरेक्शन, सबसे मेन इंपॉर्टेंस इसका है कि क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक समझो ग्रंथ है भाई, उसको उसी को फॉलो करना है भाई पूरे प्रोजेक्ट में। तो क्लियर डायरेक्शन, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन टू द टीम, बेटर कोऑर्डिनेशन टू द टीम लीडर। तो आपस में कोऑर्डिनेशन जब अच्छा होता है ना, तालमेल अच्छा होता है, तो प्रोजेक्ट भी अच्छा आता है। टाइम कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब तो समय पैसा, मतलब समझ रहे हो, मोटा मोटी बस आप लोग वही लिख रहे हो, एक बार अच्छे से पढ़ो यूनिट 1, उसको घुमा घुमा करके लिखना है आपको। ज्यादा इसमें है नहीं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बस पढ़ लेने हैं। देखो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, यूनिट 1 पढ़ लो, यूनिट 5 6 पढ़ लो, ठीक है, और बीच बीच के पॉइंट्स आप लोग सर्च करके पढ़ लो, तो भी काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको, ये मैं पास होने के लिए बता रहा हूँ, और अगर आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं, ठीक है, तो आपको सारा यूनिट कवर करना है, उसमें भी आपको सारा नहीं करना, उसके बीच बीच में आपको कुछ कुछ प्लान एक जैसा मिलेगा, जैसे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ना बहुत बार पूछा गया है, हर यूनिट में ही पूछा जा रहा है, एक यूनिट को छोड़ के लगता है 6 वाले को छोड़ के शायद, तो उसको छोड़ करके मतलब हर में पूछा जा रहा है, तो भाई एक ये पढ़ लो, एक बार में खत्म करो अच्छे से पढ़ के। तो ऐसे काम करता है, ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस बता दिया पीरियड एजुकेशन प्लान का, कंपोनेंट्स भी बता दिया। एग्जांपल हो सकता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट वर्क शेड्यूल, जैसे कि स्कूल बनाना था तो कंप्लीट वर्क शेड्यूल भाई, कि इस दिन ये ब्लॉक बनना चाहिए, उसमें ये पाइपलाइन का काम होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन वाला काम होना चाहिए, सारा चीज, ठीक है, एक एक वर्क इसमें डिफाइन रहेगा कि कब करना है क्या करना है, वैसा, समझ रहे हो, डॉक्यूमेंट है ये। और फिगर बनाना है, इसमें फिगर बना दो, 4 5 पॉइंट बताया, उसी को गोल गोल करके ऐसा ही कुछ। देखो स्ट्रक्चर हमेशा लिख रखो, कभी ट्री स्ट्रक्चर, कभी हाँ ऐसा गोल करके आपस में हर तरफ दे दिया, सूरज बनाते हैं ना, सूर्य भगवान का, ठीक है, ऐसे मतलब पेपर में, तो उनका कैसा स्टिक स्टिक रहता है, वैसा दे दिया। कभी बादल बना दिया, 2 4, वैसे वैसे करके देने रहते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा पागल बनाना भी रहता है टीचर को, वो जानता है कि बच्चा पागल बना रहा है, लेकिन बनाना रहता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, इसमें पूछा जा रहा है, माइलस्टोन पूछा जा रहा है, और गैंट चार्ट पूछा जा रहा है। देखो ये आप नहीं पढ़ोगे तो ये आपको बिल्कुल नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ, आप ब्लैंक हो जाओगे, ये सब आप पढ़ के जाओ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता क्या है, ठीक है, इसमें होता है कि डिसाइडिंग व्हेन ईच एक्टिविटी विल स्टार्ट एंड फिनिश, मतलब कौन सा एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा और कौन सा एक्टिविटी कब फिनिश होगा, ये इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, देखो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का ये दोनों पार्ट है, माइलस्टोन चार्ट और गैंट चार्ट। तो माइलस्टोन चार्ट क्या होता है कि एक टाइमलाइन रहता है, उसमें फिक्स्ड हम लोग टाइम के बाद देखते हैं कि वो माइलस्टोन अचीव हुआ या नहीं। जनवरी में हम लोगों ने वेट लॉस सोचा था, हुआ या नहीं, फरवरी में हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों का बॉडी इंप्रूव हो जाएगा, हुआ या नहीं, मार्च में हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग का स्किन केयर रूटीन अच्छा हो जाएगा, हुआ या नहीं, समझ रहे हो, एक माइलस्टोन अचीव हुआ कि नहीं। 2 वीक का टाइम है, हम लोगों ने 4 दिन में सोचा था कि हम लोग का फ्रंट एंड डेवलप हो जाएगा, हुआ या नहीं। हम लोग 8 दिन में सोचा था कि हम लोगों का बैक एंड डेवलप हो जाएगा, हुआ या नहीं। 10वें दिन में सोचा था टेस्टिंग कंप्लीट होगा, हुआ या नहीं। ठीक है, यही माइलस्टोन है, अगर हो गया तो अच्छा बात है, चेक पॉइंट्स टाइप। तो एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, प्लानिंग, डिजाइन, टेस्टिंग, ये सब क्या होता है कि हम लोग एक फेज में बांट देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उतना टाइम तक हुआ या नहीं हम लोग कंप्लीट। गैंट चार्ट, देखो गैंट चार्ट बार चार्ट होता है जो एक्टिविटी और ड्यूरेशन दिखाता है। हम लोग गैंट चार्ट देख चुके हैं पहले भी, और अभी फिर से देख लेते हैं एक बार कि गैंट चार्ट होता क्या है। देखो ये सब आप लोगों को खुद से करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग ये करके नहीं जाते एग्जाम में तो आप लोग पूरी तरीके से ब्लैंक होने वाले हैं, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखो गैंट चार्ट क्या होता है कि टास्क 1 है, प्लानिंग इनिशियलाइजेशन है, ये सब ठीक है ना, जनवरी से लेकर इतना टाइम ये पैरेलली काम कर रहा है, ठीक है, कि इनिशियलाइजेशन हो रहा है, प्लानिंग भी उसी समय स्टार्ट कर देना, ये देख लो। टास्क 2 यहाँ से यहाँ तक इनिशियलाइजेशन स्टार्ट था, उसमें प्लानिंग स्टार्ट कर दिया, प्लानिंग के बीच में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, टास्क 3, मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करके, ऐसे काम करता है पैरेलली।
गैंट चार्ट ये हो गया। तो डिफरेंस क्या होता है कि माइलस्टोन मेजर इवेंट्स के लिए किया जाता है कि भाई इतना एक प्लानिंग फेज कंप्लीट हो गया। गैंट चार्ट क्या होता है, कंप्लीट टाइमलाइन नहीं रहता उसमें। आप लोग ने देख लिया अभी। हाँ, तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में माइलस्टोन चार्ट बस पढ़ना है आपको और गैंट चार्ट पढ़ना है। देखो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, कुछ करो या ना करो ये तो करके ही जाना है, एकदम मतलब करके जाना ही जाना है। प्रोजेक्ट डायरी क्या होता है, एक डेली रिकॉर्ड ऑफ, मतलब कि सारा जो हम लोग का प्रोजेक्ट एक्टिविटी रहता है ना, इसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रोजेक्ट डायरी का यूज करते हैं। डायरी क्यों यूज किया जाता है, अगर आपको पता है एने फ्रैंक के बारे में, तो वो क्या करती थी, अपना डायरी में सारा दिन का लिखती थी। चलो छोड़ो एने फ्रैंक। आप लोग डायरी क्यों यूज करना चाहिए कि हम लोग का डेली एक्टिविटीज जो है या जो भी एक्टिविटी वो लिखना चाहिए। तो वही इसमें भी है कि प्रोजेक्ट का जो एक्टिविटी डेली होगा ना उसको इसमें मेंशन करना रहता है। तो उसी को उसी के लिए हम लोग प्रोजेक्ट डायरी यूज करते हैं। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस पूछ रहा है ना, फॉर डे टू डे प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है कि डेली प्रोग्रेस हम लोग चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं कैसे सॉल्व किया जा रहा है वो देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस देख सकते हैं उसमें कि हम लोगों ने कैसे अप्रोच किया कि बाद में भी काम आए। डिसीजन इसमें देख सकते हैं कि क्या लिया गया क्या नहीं लेना चाहिए। फ्यूचर रेफरेंस इसमें मतलब कि उसके हिसाब से करते हैं कि काम कि बाद में भी काम आए वो ना चीज अभी अगर लिखे तो, जैसे कि मैंने बताया ना प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन भी लिखा, तो कैसे अप्रोच किया उस प्रॉब्लम को वैसा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि इंजीनियर रोज कंस्ट्रक्शन साइट की रिपोर्ट डेली डायरी में लिखे, अगर स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कहीं का हो रहा है। या फिर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो वेबसाइट बना रहा है, वो अपना नोटबुक में लिख रहा है अपना वैसा। डायरी ईयर डे टू डे। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, ठीक है, विद हाउ आर रिस्क असेसमेंट टेक्निक अप्लाइड। मतलब ये सब आप लोग पढ़ोगे ना तभी आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि लिखना कैसे है क्या है और एग्जाम पास कैसे करना है, और अच्छे नंबर अगर लाने हैं तो अगर 70 नंबर के आ रहे हैं तो 60+ कैसे लाना है वो बना, पूरा सिलेबस ही आपको पढ़ना होगा और इसको खुद से आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अगर आप लोग बस हवा हवा में बस इसे देख के जाएंगे और बिना विदाउट पढ़े जाएंगे तो भाई आपका मतलब कि गूगल नहीं बनने वाला है। क्योंकि मैं को नहीं कहूंगा, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो पास तो आसानी से हो, ठीक है। पास तो भाई आप बिना पढ़े भी हो, ठीक है, वैसा कोई बात नहीं है, बस लिखने आना चाहिए, पास तो आप हो। पास होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डिप्लोमा में नंबर लाने का प्रॉब्लम होता है। तो टाइप्स ऑफ रिस्क बोल, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होता है भाई, देखो ये तो एकदम मुंह पे होना चाहिए, मतलब जितना भी टाइप होता है सब रिस्क होता है इसमें। मतलब जो है वो रिस्क है, जैसे टेक्निकल रिस्क खराब हो गया, फाइनेंशियल रिस्क पैसा नहीं है, ह्यूमन रिस्क आदमी नहीं है, रिसोर्स रिस्क हम लोग के पास रिसोर्स नहीं है, लाइक सीमेंट हम लोग को ढलाई करना है सीमेंट ही नहीं है, ठीक है, वेबसाइट बनाना है कंप्यूटर ही नहीं है। शेड्यूल शेड्यूल मतलब कि टाइमलाइन जो होना चाहिए वो टाइमलाइन बिगड़ गया हम लोग का, उसका रिस्क आज भाई काम ही नहीं हो रहा है तो टाइमलाइन तो बिगड़ेगा ही ना, जनवरी का काम फरवरी में होगा। एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिस्क मतलब क्या आ जाएगा भाई, अगर पॉलिसी चेंज कर दिया गवर्नमेंट हम लोग के लिए कि सीमेंट यूज करना बैन है, आप कहाँ से स्कूल बनाओगे तुम। समझ रहे हो ऐसा कुछ जीएसटी में मतलब कि टैक्स सिस्टम अचानक चेंज हो गया था, तो कितने लोग का वेबसाइट अगर उस पर काम कर रहा था पहले टैक्स सिस्टम पे तो उसको चेंज करना पड़ा। तो वो सब होता है एक्सटर्नल रिस्क। और आप ये भी बोल सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ सकता है, तो नेचुरल रिस्क भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर वगैरह, फ्लड वगैरह आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह आ गया। रिस्क असेसमेंट बोल रहा है कि क्या टेक्निक्स अप्लाइड, ठीक है। रिस्क असेसमेंट बोल रहा है कि कैसे अप्लाई किया जाएगा रिस्क असेसमेंट, मतलब रिस्क कैसे, उसको 4 स्टेप होता है, ठीक है। पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, पहला। दूसरा है एनालाइज द रिस्क, उसको एनालाइज करो कि रिस्क क्या है, कैसे आया, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन क्या हो, तीसरा है कि उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए ये वाला रिस्क। और चौथा है कि मॉनिटर करो कि भाई सब प्रोसेस सही से चल रहा है या नहीं। एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि वर्कर रिजाइन कर दिया, भाई ह्यूमन रिस्क। तो आपको एक्सटर्नल कुछ सोच के रखना होगा ना कि अगर कोई वर्कर रिजाइन कर देता है आपके बाद एक वर्कर्स भी है, कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंट भी है, या कोई है जो आप अगर उससे मदद हो या उससे वर्कर आप ले सकते हो। तो ये सब हो गया रिस्क असेसमेंट का काम, ठीक है। पहला हो गया रिस्क के ह्यूमन छोड़ दिया, और दूसरा है कि रिस्क असेसमेंट, मतलब कि आप लोग पहले से ही बना कर रखे थे भाई ह्यूमन छोड़ दे हम तो संभाल लेंगे। तो आपको समझ आ रहा है ना ये सब, मतलब बहुत आसान है ये सब, ठीक है। बस लिखना है, और बाकी बस वो टाइप्स ऑफ रिस्क मैंने बोला ना तो उसको लाइन बना करके ऐसे लिखना है, रुको बताता हूँ। ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे वन करके,
फिर ये ऐसे लाइन बनाओ, इससे वन, यहाँ पे टाइप ऑफ रिस्क, यहाँ पे दूसरा टाइप्स ऑफ रिस्क, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्क हेडिंग। ये सब होता है तरीका, समझ रहे हो? नंबर उठाने का, फिगर बनाओगे नंबर आएगा। तो आई ऐसा लग रहा है नंबर सेल कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। मतलब अगर देखो यही तरीका है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, झारखंड में देख सकते हो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पे तरीका ही यही है, ठीक है। वहाँ पे सिस्टम अच्छा है नहीं, वहाँ तो बहुत हालत खराब है। और डिप्लोमा का क्या, पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है। तो हम लोग को सिस्टम के साथ ही चलना पड़ेगा। हाँ, पागल लोग भी बना रहे थे, हाँ, पागल हम लोगों को बनाना होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ओवररन एंड कॉस्ट ओवररन? एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड देयर रूट कॉजेस। देखो, टाइम ओवररन का एग्जांपल क्या होता है कि प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि कंप्लीट जब होना चाहिए था 2 महीने में, हो रहा है 4 महीने में, तो हो गया टाइम टाइम ओवररन। और कॉस्ट ओवररन क्या होता है कि बजट बढ़ गया, बनना था 10 लाख में, बन रहा है 15 लाख में। आप समझ गए? टाइम ओवररन समय का ज्यादा लग जाता है, और कॉस्ट ओवररन पैसा ज्यादा लग जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, जैसे मटेरियल डिले। सीमेंट आना था 15 तारीख को, आ रहा है 20 तारीख को, ठीक है। मटेरियल डिले हुआ तो मतलब क्या हो गया, शेड्यूल बढ़ गया। शेड्यूल बढ़ गया तो वर्कर जो काम कर रहा होता है दिन से क्या एक्स्ट्रा काम करेगा 4 दिन, ठीक है। वर्कर का तो भाई सैलरी फिक्स रहता है ना, वैसे थोड़ी बोल सकते हैं भाई आज काम नहीं, आज नहीं देंगे। उसका फिक्स रहता है 3-4 महीने का। तो वो समझ, कॉस्ट भी बढ़ा, टाइम भी बढ़ा। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ गया भाई, तो उसमें तुम कुछ कर नहीं कर सकते। अब बढ़ गया तो बढ़ गया, अब क्या कर सकते हो, अब ज्यादा पैसा देने ही पड़ेंगे। 10 रुपए का चीज के लिए तुमको 15 रुपए देना पड़ रहा है। पुअर प्लानिंग हो सकता है कि प्लान सही से नहीं किया। तो भाई प्लान तुम हवा में कर रहे हो कि आज हम ताजमहल बनाना स्टार्ट करेंगे और 2 महीने भी कंप्लीट कर देंगे। भाई पूछो जा करके ताजमहल कितने में लगा, मतलब सर्च करो यार, मतलब समझ रहे हो, हवा में बात नहीं करना रहता है। पुअर प्लानिंग सबसे ये घटिया चीज है, मतलब कि प्लान करके ही कुछ काम करो। उसके बाद ये जिंदगी में भी है कि प्लान करके करो, ठीक है। ऐसे हवा हवा में बात नहीं होता है कि आज मैं ये कंप्लीट करने जाऊंगा और परसों कर लूंगा, और 8 घंटे का लेक्चर है। मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि सोचेंगे कि एक दिन पहले देखेंगे। जैसे मेरे पीएमएस के लेक्चर है 6 है, कोई आया वो बोलेगा कि एक दिन पहले देखेंगे सारे खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, कुछ हटाना पड़ जाएगा कि आपका नंबर सही से आ जाए। तो प्लानिंग बनाओ सही से, उस पर एक काम करो। ऐसे अपने मन से पागलपन करना भी सुसाइड, मतलब वो है कि बस फाकेबाजी करना, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है, प्लानिंग करके करना है काम। मुझे समझ आया नहीं आया, लेकिन यही था कॉलेज, ठीक है। मटेरियल डिले, दूसरा मैंने बोला इन्फ्लेशन अगर हो जाए तो, तीसरा मैंने बोला कि प्लानिंग ओवर हो जाए तो, चौथा बोला कि स्कोप चेंजेस, मतलब जो करना था वो स्कोप नहीं था, वो बेसिक नहीं है कुछ। अब अगर वही आइडिया ही पूरा चेंज है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। स्कूल के जैसे आप होटल बनाने का सोच रहे हो क्योंकि स्कूल में स्कोप नहीं है, तो वो अलग बात है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 6 महीने का प्रोजेक्ट था वो 8 महीने में कंप्लीट हो रहा है, ये ऐसा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। उसके बाद बजट का हम लोगों ने क्या बोला, हाँ जैसे कि 10 लाख लग रहा है तो 15 लाख लग जाए, तो 5 लाख क्या अपनी जेब से भरोगे आप? तुम लोगों ने कस्टमर का किया ना नुकसान। और ये हिंट पेपर में भी दिया गया था, ठीक है। ये कॉस्ट और टाइम, आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। इसमें अ, अच्छा, इसमें तो उतना कुछ खास दिया नहीं। चलो, लेकिन आपको समझ आ रहा है टाइम ओवर कॉस्ट ओवर यहाँ पे तो लिखा हुआ है इन जनरल, तो यही मतलब होता है, समझ जाना चाहिए इसको तो। अगर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी मतलब कॉस्ट का मतलब नहीं पता क्या इसे, वैसा। और टाइम का भी देखो, आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्ट ऑडिट होता क्या है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट ऑडिटर। प्रोजेक्ट ऑडिट होता है कि प्रोजेक्ट को देखना कि कैसे, मतलब कि ओवरऑल देखना। ऑडिट मतलब क्या होता है कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं, ये देखना, ऑडिट करना, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट ऑडिट यही है, बस यही। एग्जामिनेशन, सॉरी। मतलब वो देखता है, एग्जामिन करता है कि प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं, वो सब। और इस फंक्शन वगैरह ये सब इसका क्या रहता है कि बजट चेक करता है कि सही बजट में हो रहा है या नहीं, सही टाइमलाइन में हो रहा है या नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है कि सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। और जो भी अगर कुछ रहता है, कुछ सजेशन प्रोवाइड करना रहता है, तो वो लोग इन सजेशन को देते हैं, या ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर का रहता है कि वेरीफाई करता है रिकॉर्ड्स को कि रिकॉर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं।
उसके बाद स्टैंडर्ड चेक करता है कि इस स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है या नहीं। अगर इस क्वालिटी का बोला गया है कि मटेरियल यूज होगा तो उसी क्वालिटी का मटेरियल यूज होना चाहिए। और रिपोर्ट फाइंडिंग मतलब कि जो भी रिपोर्ट वगैरह रहता है ना कि वो सबको चेक करने का काम इसी का रहता है। बाकी अगर करेक्शन वगैरह करना रहता है तो सजेशन वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते हैं कि भाई देखो आपको ये करेक्शन करना है, आपको ये इम्प्रूवमेंट करना है, तो इस हिसाब से इम्प्रूव हो जाता है। तो ये फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें अभी आप क्लियर बना सकते हो जो पॉइंट्स है उसी को आप लोग सही से एलोबरेट करके लिख सकते हो या फिगर बना के लिख सकते हो। देखो नंबर उठाने का यही तरीका होता है, तो मैं बस आपको वही बता रहा हूँ। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है और मतलब कि लॉन्ग फॉर्म है कि हम लोग का डिजिटल टेक्नोलॉजी लाइक आईओटी क्या है और डेटा साइंस क्या है। तो आईओटी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया स्मार्ट सिटीज वगैरह में आईओटी यूज होता है। तो क्या होता है फिजिकल डिवाइस जो रहता है इंटरनेट से कनेक्ट करना रहता है उसमें, ठीक है। और नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं इसमें, ठीक है। स्मार्ट डिवाइस मतलब क्या, जो आपस में कम्युनिकेट कर सके, जैसे स्मार्ट वॉच हो गई, ठीक है। स्मार्ट लाइट या स्ट्रीट लाइट हो गया स्मार्ट सिटी में, वो सब। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं। और डेटा साइंस क्या हो जाता है यहाँ पे, डेटा साइंस होता है कि प्रोजेक्ट डेटा एनालाइज करके बेटर डिसीजन लेना, ठीक है। लाइक अगर कुछ कस्टमर्स का डेटा हम लोगों ने उठाया है और हम लोगों ने देखा है एक एज ग्रुप, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो 18 से लेकर के 25 साल के रहते हैं उनको बाइक का वो रहता है मतलब कि शौक, और वो ठीक है उसके ऊपर रहता है कि कार का शौक रहता है। तो वैसा टाइप में डेटा एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि किस रेंज में कोई ले सकता है। उस हिसाब से डेटा को एनालाइज करके उनको आगे प्रपोज किया जाता है कि हाँ आपको ये चाहिए या नहीं। तो हम लोग डेटा साइंस से देख सकते हैं कि करेक्ट डिसीजन मेकिंग हम लोग को बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट होने का रीजन डेटा से आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि क्यों हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है। अगर हम लोग सारा डेटा उठाएं और देखें कि जैसे कि एक पूरा वर्कर का हम लोग का इन्वायरमेंट है, ठीक है। कौन कब आ रहा है, कितने टाइम पे आ रहा है, अगर हम लोग उसे चेक करें कि 9 बजे का टाइमिंग अगर सुबह 10 बजे आ रहे हैं तो प्रोजेक्ट डिले हो गई, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया जा रहा है और ये आपको खुद से करके एग्जाम में करना है। बाकी नंबर उठाने के लिए मैंने बता दिया है कि आप लोगों को फिगर बनाना है, थोड़ा पागल बनाना रहता है टीचरों को, तो ऐसा काम करके काम हो जाएगा। सो आईओटी एंड डेटा साइंस कंप्लीट। और ये शॉर्ट नोट्स वगैरह है, तो ये सब आसान है, एक बार देख लेते हैं। फिर भी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सीनियर पर्सन जो आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करता है ओवरऑल। ये कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ भी होता है तो, ठीक है। इसका हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक्सपर्ट एडवाइजर रहता है जो आपको बताता है कि भाई अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो ये काम मत करो और ये काम करो तो आपका सही होगा। ठीक है। अलग वेबसाइट पे वगैरह में तो वो बताएगा कि भाई आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है कि ये क्लाउड स्टोरेज यूज मत करो, ये टेक्निकल गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने अभी बताया। प्लानिंग में हेल्प करता है कि देखो ये फिजिकल है या नहीं है, ये इतना टाइम लगेगा। जिस ताजमहल है तो वो 20 दिन में तो तैयार नहीं होगा, है ना। तो ये सब जाहिर चलो ये तो कॉमन सी बात थी, लेकिन वेबसाइट वगैरह है कि भाई 2 महीने का तुम सोच रहे हो, नहीं 2 महीना नहीं, ये कम से कम 3 महीने, 1 महीना डेटाबेस सर्च करने में लग जाएगा। मतलब इसको बहुत हाई परफॉर्मेंस रखना होगा, ऐसे कुछ। वो सब प्लानिंग में भी हेल्प करता है, रिस्क सजेशन वगैरह करता है कि अगर ऐसा रिस्क हो जाएगा तो हमको क्या करना चाहिए, तो सब कंसल्टेंट का काम होता है। देखो अगर मेरा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके खुद से करूँ, क्योंकि अब है ये मतलब शॉर्ट में भी इससे ज्यादा कई बता सकते हैं। और बाकी 6 लेक्चर्स हो गए हैं, अगर आप लोगों ने देखा है वो, तो काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। पीरियड क्रैशिंग बता चुके हैं। क्रैशिंग क्या होता है कि जितना टाइमलाइन रहता है ना, उस टाइमलाइन से पहले कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को इतना पैसा लगा करके अपना रिसोर्स लगा करके कंप्लीट करना रहता है। और उसे हम लोग प्रोजेक्ट क्रैशिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट टाइम को रिड्यूस कर जाते हैं और एक्स्ट्रा रिसोर्स लगाते हैं और कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है कि कॉस्ट इंक्रीज होगा। जैसे मेट्रो का काम है, ठीक है, नेताजी बोल चुके हैं कि 15 अगस्त को उद्घाटन होगा, तो मतलब होगा, समझ रहे हो। तो अब आपको, आपका प्रोजेक्ट था नवंबर तक का, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा लगा के एक्स्ट्रा रिसोर्स लगा के जैसे तैसे कंप्लीट करना ही है। तो वहाँ पे कॉस्ट आपको बढ़ेगा ही, क्योंकि आप लोगों को ह्यूमन और हायर करने होंगे, तो वो उसे भी आप लोग पैसा देंगे, ठीक है। वो तो ऐसा है नहीं कि फ्री में काम करने आ जाएंगे, तो वैसा। उसके बाद क्या है, सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सिनेरियो एनालिसिस क्या है कि बेस्ट केस क्या होना चाहिए। इसका बेस्ट केस जैसे कि सॉर्टिंग अगर किसी ने पढ़ा है तो क्या होता है कि बेस्ट केस पहले पे मिल जाना चाहिए, ऐसा छोड़ो, तो टेक्निकल टर्म होगी। बेस्ट केस होता है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई रिस्क ना आए, आराम से आपका 1 महीने में सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, सारा टाइम वर्कर एकदम टाइम से आए, आपका इन्फ्लेशन ना हो, कॉस्ट हाई ना हो,
रिसोर्स सारा रहे, मतलब सब कुछ बेस्ट, ठीक है। तो कितने टाइम पे हो जाए, कितना कॉस्ट में जाएगा वो। वर्स्ट केस भाई, मतलब सारा का सारा रिस्क, मतलब कि जितना कचरा कचरा रिस्क हो सकता है, ह्यूमन छोड़ दे, मैनेजर बीमार हो जाए, ठीक है, टेक्निकल खराबी हो जाए, पूरा 25-25 लाख का मशीन आपका खराब हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे? अगर मतलब सारा का फैक्टर देख के चले जाए तो फिर क्या, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी सारे वर्स्ट केस आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है उस सिचुएशन में, आप क्या करने हैंडल करने लायक रहोगे। तो ये होता है सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है। और मोस्ट लाइकली केस, मतलब कि जाने तक ऐसा नहीं होता, ज्यादा खराब या पूरा अच्छा पूरा खराब, बीच का भी कुछ होता है, तो वो भी देख के चलना पड़ता है कि अगर ऐसा हुआ तो नॉर्मल तरीके से क्या हो सकता है, मतलब हल्का फुल्का होगा तो उसको मैनेज करके चलाया जा सकता है। लाइक, समझ रहे हो ना? लाइक, अगर पैसा बढ़ाने की बात हुई तो हल्का फुल्का मैनेज करके काम चलाया जा सकता है। उसके बाद अच्छा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बोले जा रहे हैं कि क्लियर टारगेट रखने का है, ठीक है। अगर टारगेट क्लियर नहीं रहेगा तो वो अचीव ही कभी नहीं होगा, सीधी बात है। बेटर प्लानिंग, अगर प्लानिंग सही से रहेगा तो आपका जो ऑब्जेक्टिव या गोल रहेगा ना, आपको मिलने में बहुत मदद हो जाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग देखो, प्लानिंग हर जगह आ रही है, तो सही बात। ऑब्जेक्टिव अगर अचीव कर रहा है तो प्लानिंग आपकी बेहतर रहनी चाहिए, एक क्लियर टारगेट होना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करते रहना होगा कि वो सही एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, उस उसके लिए जो आपको अचीव करना है, ठीक है। तो ये सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ गए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। एआर और वीआर होता क्या है? देखो, एआर जो होता है रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल होता है, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी जो बोला जाता है, और वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, कंप्लीटली वर्चुअल होता है, ठीक है। उसके बाद एआर क्या होता है कि मोबाइल कैमरा, हम डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। कि जैसे कि एआर जो रहता है ना, वो मोबाइल कैमरा, हम लोग उसका एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीआर क्या होता है, वीआर हेडसेट पूरा रहता है। हेडसेट एक लगा देते हैं और आपको 3D टाइप फील आता है उसमें, वैसा। तो आप समझ रहे हैं कि इंग्लिश में देखने से देखो, इसमें तीन चार पांच छह पांच लिखोगे ना, सही है। देखा, एक पेज भी भरो तो नंबर आ जाते हैं इसमें, तो इसमें तो आसानी है। और सही से नंबर आना है तो एक डेढ़ पेज भरो। और एक पेज काफी है सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, तो आपको अच्छे पेज ज्यादा कंटेंट डालना सीखते हो तो कंटेंट अच्छा बताऊं बस। लेकिन देखो भाई, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पेपर में कुछ भी हो, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ के आना है। उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको भर के आना है, फिगर वगैरह, फिगर वगैरह कुछ भी। क्योंकि नंबर आपको लेने हैं तो आसानी से, तो आप अगर अगर आपसे तो मेरी ये मदद देख लो ना, तो आप इसी को सही से करके ना, मतलब वो मुझे लगता है कि 70 नंबर में अप्रॉक्स 50 पहुंच जा सकते हो, ठीक है। 45 प्लस ही आएगा आपको। तो मतलब हाँ, आधे से भी ऊपर आपके भी प्रैक्टिकल्स वगैरह में अच्छे नंबर आए तो आपके अलग ही मिलते हैं। इसके बाद एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का फ्लो कैसे होता है। ये जो 5 लाइफ साइकिल का बताया है, ऑपरेट एजुकेशन प्लान जो है वो क्या है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, सारा चीज उसमें रिकमेंडेशन क्या होता है, माइलस्टोन क्या होता है, माइलस्टोन वर्सेस गैंट चार्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। वो क्या काम के लिए होता है गैंट चार्ट, सारा काम उसको मॉनिटर करने के लिए होता है। किसी डायरी क्या होता है, क्लाइंट ओवररन, कॉस्ट ओवररन क्या होता है, ठीक है, फिर ऑडिट क्या होता है, यूटी क्या होता है। मतलब ये सब चीज आज हम लोगों ने कवर कर लिया, और मुझे लगता है कि हम लोगों को पूरा सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग ने कवर कर लिया, कि हिंट वगैरह दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, वो हिंट वगैरह यहाँ दिया हुआ था ना, मुझे लग रहा था कि हिंट तो देते हैं तो कहाँ है। दिख रहा है आप लोगों के लिए, मतलब हेल्पफुल होगा कि हिंट वगैरह भी समझा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इतना ही हिंट की तो मैं क्या ही जानता है, हम लोगों ने तो मतलब खुद से ही कर लिया सारा। तो ठीक है, मुझे लगता है अब कंप्लीट है आज का तो।